So we will start again with Cartesian sign conventions. तो सबसे पहले कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों चाहिए वो पता होना चाहिए आपको। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि रे ऑप्टिक्स में हमको क्या स्टडी करना है, हमको स्टडी करना है इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स और लेंसेज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स, फॉर एग्जांपल प्लेन मिरर, देन यू हैव कर्व्ड मिरर्स। कर्व में कर्व मतलब स्फेरिकल मिरर में कॉन्केव, कॉन्वेक्स एक्सेट्रा, and also we have lens. So we want to study in detail image formation. इमेज फॉर्मेशन में इमेज किस टाइप का है, इमेज कहाँ बनेगा, मतलब इमेज का डिस्टेंस क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। तो ये सारे डिस्टेंस आपको मेजर करने हैं। तो डिस्टेंस कभी भी एक पॉइंट से मेजर होता है, हमेशा डिस्टेंस एक पॉइंट से मेजर होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ योर हाउस, तो आप बोलोगे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। कहाँ से? यहाँ से। तो डिस्टेंस हमेशा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मेजर होता है। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी कहीं से मेजर करेंगे, राइट। फिर हमको इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है। तो ये जो फिजिकल पैरामीटर्स है यहाँ पे, फिजिकल क्वांटिटीज है, बिकॉज यू रिमेंबर एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल क्वांटिटी। तो उन सबको रिलेट करने के लिए हमको कुछ रूल्स चाहिए। उस रूल्स को हम बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन टोटल 4 साइन कन्वेंशन है। नंबर 1 मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा कहाँ रखते हो? लेफ्ट में। मतलब ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन विथ रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सपोज मेरे पास एक मिरर है, कॉन्केव मिरर है, मुझे कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन स्टडी करना है। देन इन दैट केस सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ऑब्जेक्ट को अगर मैं लेफ्ट पे रखता हूँ तो इमेज किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट का इमेज कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट से रेज आएंगे, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहीं तो इमेज बनेगा। इट मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट था इसमें से रेज आ रहे थे, ये रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहीं तो इमेज बनेगा। तो रेज कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट टू राइट, करेक्ट, क्लियर। तो ऑल द रे डायग्राम्स आर ड्रॉन विथ रे ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर और लेंस। तो ये पहला पॉइंट है, फर्स्ट साइन कन्वेंशन। ऑल द रे डायग्राम्स are drawn with rays traveling from left to right, which means that is object is kept to the left of the mirror, or lens। क्योंकि हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, we see image formation from both mirror as well as lens, okay, right। good, then second जो कन्वेंशन था, डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे? ऑल द डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल इन केस ऑफ मिरर एंड ऑप्टिक सेंटर इन केस ऑफ लेंस, ओके। तो जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिक सेंटर? फॉर एग्जांपल यू शुड नो स्फेरिकल मिरर मतलब क्या। ये हमारे पास एक स्फीयर था, इस स्फीयर का मैंने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, बराबर। तो जिस स्फीयर से हमने मिरर बनाया उसका भी एक सेंटर है, जिस स्फीयर से हमने मिरर बनाया उसका भी एक सेंटर है। उसके सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। लेकिन पोल किसको बोलते हैं? जितना पार्ट हमने कट किया उस पार्ट का जो सेंटर होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, उसको बोलोगे पोल, राइट। तो पोल इज ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर।
राइट, क्लियर। तो आगे हम वापस डिफाइन करेंगे। तो मिरर के केस में डिस्टेंस कहाँ से मेजर करोगे, पोल। एंड फॉर लेंस, इन केस ऑफ लेंस ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। तो लेंस के केस में जो लेंस का सेंटर होता है उसको बोलते हो ऑप्टिक सेंटर। तो ये रूल नंबर 2 है, साइन कन्वेंशन नंबर 2। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, all the distances are measured from the pole, in case of mirror, and optic center, in case of lens। तो लेंस के केस में ऑप्टिक सेंटर से मेजर होगा, मिरर के केस में पोल से मेजर होगा। नंबर 3, मैंने आपको ये भी बताया था, मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूँ तो समझने में ज्यादा इजी होगा। लेट अस ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, डिपेंड करेगा। मैंने इसको बाहर से अगर रफ किया और मैं अंदर का सरफेस रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ तो कॉनकेव। कौन सा है ये, कॉनकेव। इसका ये है ऑप्टिक सेंटर, सॉरी इसका ये है पोल, और ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सबसे पहले यू शुड नो अ लाइन पासिंग थ्रू पोल, a line passing through pole and center of curvature is called as principal axis। ये वापस हम डिफाइन करेंगे, फिलहाल समझने के लिए दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। करेक्ट, राइट। तो पहला पॉइंट मैंने बता ही दिया था आपको, पहला कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट में होगा, मतलब रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो ऑब्जेक्ट रख दिया आपने लेफ्ट में। देन नंबर टू क्या था, ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम फ्रॉम पोल। इसका मतलब ये कि ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो कहाँ से मेजर किया आपने, पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम नॉर्मली डिनोट करते हैं यू से। अब हमको ये पता करना है कि ये जो u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव। तो व्हाट वी डू इज, जो पोल था उस पोल को हम बना देते हैं ओरिजिन, मतलब हम हमारा एक्सिस ही पोल पे सेट कर देते हैं। एक्सिस मतलब ओरिजिन अगर पोल पे सेट किया तो सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर होंगे, पोल से, राइट। रिमेंबर ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। तो पोल पे ही क्या लगा दिया हमने, ओरिजिन। ये अगर ओरिजिन है, पोल अगर 0 0 है, तो डिस्टेंस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पोल विल बी टेकन टू बी नेगेटिव। तो ये तीसरा रूल बन गया। All the distances measured to the left of the pole or optic center are taken to be negative. All the distances measured to the right of the pole are taken to be positive. All the distances measured to the left of pole or optic center are taken to be negative, considered negative मतलब, and the distances measured to the right, and the distances to the right are taken to be positive, and the distances to the right are taken to be positive। ये रे ऑप्टिक्स का बेस है, ये चार रूल्स जिसको अच्छे से समझे उसको पूरा रे ऑप्टिक्स इजीली समझ में आएगा। नंबर 4, all the distances measured above principal axis are taken to be positive and below principal axis are taken to be negative। So all the distances measured above principal axis are taken to be
are taken to be positive, and below principal axis are taken to be negative. तो ये 4 important conventions है, and you will see later, एक दो लेक्चर में समझेगा कि why they are so important, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ये बहुत काम में आएगा। तो कौन से 4 रूल? All the ray diagrams are drawn with rays traveling from left to right, which means the object is always to the left. दूसरा नंबर का रूल क्या था? All the distances are measured from pole or optic center. तीसरा रूल क्या था? All the distances measured to the left are taken to be positive, negative, and to the right are taken to be negative. All the distances above principal axis, below principal axis, negative. Good. तो अगर इतना पता है तो now we are prepared to start detailed study of reflection. तो मैंने आपको कल बताया था रे ऑप्टिक्स में 3 important पैरामीटर्स, 3 important टॉपिक्स पे हमारा कंसंट्रेशन होगा। एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन और एक है प्रिज्म थ्योरी। तो वी विल स्टार्ट फर्स्ट विद रिफ्लेक्शन। पहले हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको फ्लो बता देता हूँ कि हमारा इस चैप्टर का फ्लो क्या है। रे ऑप्टिक्स में इन टोटल 3 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स कवर करने हैं हमको। सबसे पहला ये पता होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देन यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, एग्जैक्टली कब कौन सा थ्योरी, कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ऐसे ब्रेन मैप्स आपने खुद में भी बनाने होते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड पूरे चैप्टर का समरी क्या है वो समझने के लिए। तो रे ऑप्टिक्स में पहली बात तो ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, राइट, 2 है। ऑप्टिक्स में 2 है, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में we study only direction of propagation of wave. Wave optics में we study energy distribution. Ray optics में further you have reflection of light and you have refraction of light and you also have prism theory. You have prism theory also. रिफ्लेक्शन में यू विल स्टडी रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो यहाँ पे हमको देखना है रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में वापस 2 टॉपिक आएंगे। कौन से 2? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे आएगा कॉनकेव एंड यहाँ पे आएगा कॉन्वेक्स। फिर रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल सरफेस, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डबल सरफेस मतलब लेंस। तो मैं बाद में बात करूंगा, अभी हमारा फोकस है रिफ्लेक्शन पे। तो नाउ वी विल स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो वी विल study in detail reflection of light, and while studying reflection of light, जैसे मैंने आपको अभी बताया, reflection of light from plane mirror and then we will study reflection of light from spherical mirrors. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे reflection of light from plane mirror. Reflection of light from plane mirror, इसको प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस केस में ओवरऑल हमारे पास क्या है? ओवरऑल हमारे पास एक मिरर है, वी हैव अ मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर, और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट, वी हैव अ ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा, सम इमेज विल बी फॉर्म्ड। तो जब हमारे पास एक प्लेन मिरर है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनेगा। तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर,
अ इमेज इज फॉर्म्ड, ये इमेज का नेचर क्या है वो पता होना चाहिए सबसे पहले। ये जो इमेज बना है, दिस इमेज इज ऑफ द सेम साइज, सेम साइज का इमेज है, ये वर्चुअल है। मिरर के केस में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या पता होना चाहिए। मिरर के केस में, लेंस के केस में उल्टा होता है ना। मिरर के केस में जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है, अगर उसी साइड पे इमेज बना, उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं? रियल इमेज। अगर जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड पे बना तो क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर के केस में इमेज कहाँ बना? ऑन द अदर साइड। कैसे पता? आप रोज तो करते हो, तो वो उठने के बाद यू लुक योरसेल्फ इनटू द मिरर, देखते हो ना खुद का इमेज, सारा का सारा आंसर उसमें है। आप खुद मिरर के सामने खड़े रह गए, यू योरसेल्फ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, यू लुक एट योर इमेज, तो जिस साइड में आप खड़े हो आपके ऊपर इमेज बना क्या? अगर आपके ही साइड में इमेज बनता, बिकॉज यूर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बनेगा तो देखोगे किसको? फिर कुछ नहीं दिखेगा। तो यू विल फील दैट यू आर घोस्ट। होता है ना, ऐसा दिखाते हैं मूवीज में, जो घोस्ट होते हैं आत्मा, उनका इमेज नहीं बनता है, और सब दिस इज ऑल नॉनसेंस बाय द वे। तो बट कभी ऐसा हुआ तो ऐसा मत समझना कि यू आर अ घोस्ट। सिर्फ इतना है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइड में ही बन गया, तो अंदर तो कुछ बना है, दिखेगा नहीं। वर्चुअल इमेज नंबर टू, इट इज लैटरली इन्वर्टेड। व्हाट डू मीन बाय लैटरली इन्वर्टेड? देखो दो इन्वर्जन होते हैं। एक, ये ऑब्जेक्ट था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज बना प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, ये भी एक इन्वर्जन है। और एक लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू वेक अप इन द मॉर्निंग, आपको खुद का फेस देखना है, आप मिरर के सामने खड़े रह गए, तो इमेज कैसा बनेगा? इमेज कैसा बनेगा? इमेज ऐसा बनेगा क्या? नहीं। अब मैं खड़ा हूँ मिरर के सामने, मुझे मेरा बैग दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है ना। तो कैसा होता है? ऐसा होता है। इसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। करेक्ट? यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड यू आर लुकिंग एट योर फेस, यू आर नॉट लुकिंग एट योर बैक। ऐसा भी बन सकता है वैसे, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन हमको कैसा दिखता है? ऐसा। इसको क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। तो दो प्रॉपर्टी तो समझ में आ गया। एक है वर्चुअल, दूसरा है लैटरली इन्वर्टेड। तीसरा, व्हाट अबाउट साइज? सेम साइज, ऑफ द सेम साइज। व्हाट अबाउट डिस्टेंस? एट द सेम डिस्टेंस। तो इफ एन ऑब्जेक्ट is kept, if an object is kept or is placed in front of a plane mirror, if an object, ये मैं इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर ए, क्योंकि दूसरा पॉइंट भी आएगा, राइट? या तो ऑब्जर्वेशन नंबर 1, दूसरा भी आएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of a plane mirror, in front of a plane mirror, its image so obtained, its image so obtained is virtual, then laterally inverted of the same size, and at the same distance. दैट इज बाय, मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप मिरर से 20 सेंटीमीटर दूर खड़े हो तो इमेज भी मिरर के अंदर 20 सेंटीमीटर पे ही दिखेगा। इट विल अपीयर एट 20 सेंटीमीटर, राइट? यहाँ तक क्लियर? क्लियर, एकदम क्लियर। तो प्लेन मिरर के केस में और भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है, बट वो आपको आउट ऑफ सिलेबस है, मैं सिर्फ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर, नाउ यू स्टार्ट वॉकिंग, यू आर वॉकिंग, तो आपका अब स्पीड भी है, तो जितना ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा उतना ही इमेज का स्पीड होगा, राइट? सिर्फ इतना है
कि ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और इमेज इज ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। बाकी स्पीड होगा सेम। तो अगर आप मिरर के पास जा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपका इमेज भी मिरर के पास आ रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, देन अगर मेरे पास एक की जगह पे दो मिरर है, we have two plane mirrors, but these two plane mirrors are inclined to each other at some angle। मतलब मेरे पास दो प्लेन मिरर है, मैंने उसको पैरेलल नहीं रखा, मैंने उन दोनों मिरर को पैरेलल नहीं रखा, हमने उन दो मिरर को रखा है एट सम एंगल। इसको बोलते हैं मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इंक्लाइन होना मतलब दोनों में कुछ एंगल बनना। तो मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल थीटा। So you have this angle theta here, right? अब इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट है, तो you have an object placed in between these two mirrors। ये ऑब्जेक्ट है सपोज। इस ऑब्जेक्ट के टोटल कितने इमेजेस बनेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा बनेंगे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे दो प्लेन मिरर है, दो प्लेन मिरर एक दूसरे को कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा पे। इन दोनों के बीच में क्या है, एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के एक से ज्यादा इमेज बनेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू मिरर एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली रखा कहाँ पे, उस पर भी डिपेंड करेगा, और इन दोनों में एंगल कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। तो इफ वो कितना बनेगा इमेज, वो देखते हैं। वी विल सी हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड, वी विल सी इन अ व्हाइल। सिर्फ पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पता होने चाहिए। तो इफ रिमेंबर, यहाँ पे एक ही मिरर था, यहाँ पे दो मिरर है, राइट? दोनों मिरर एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, दोनों मिरर एक दूसरे को इंक्लाइंड है एट सम एंगल थीटा। सो इफ एन ऑब्जेक्ट is placed between two inclined mirrors। और कौन सी मिरर है ये, प्लेन, क्योंकि अभी तक हम कर्व मिरर पे गए नहीं। So if an object is placed between two inclined mirrors, then the number of images formed। अभी नंबर ऑफ इमेज क्यों बनेंगे वो समझाता हूँ, पहले बेसिक आइडिया क्लियर कर लो। देन द नंबर ऑफ इमेजेस, इसको हम बोल देंगे कैपिटल एन। जितने भी इमेज बनेंगे क्या बोलेंगे उसको, कैपिटल एन। देन द नंबर ऑफ इमेजेस एन फॉर्म्ड डिपेंड्स on two things। number one, depends on angle between the two mirrors। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल बिटवीन द टू मिरर्स। हम इसको डिनोट कर रहे हैं थीटा से। नोट्स में थोड़ा सा वर्डिंग अलग है, बाकी सब सेम है, आइडिया इज द सेम, सिर्फ थोड़ा सा वर्ड हियर एंड देयर। नंबर टू, it depends on the position of object। राइट। अब पहला क्वेश्चन तो ये है कि मल्टीपल इमेजेस बनेंगे ही क्यों। देखो ऐसा है, ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का पहला इमेज मान लो इस मिरर ने बना दिया, करेक्ट। अब ये जो इमेज है ये बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल? जो एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन दिखता है लेकिन होता नहीं, है ना, इल्यूजन। बहुत बार ऐसा होता है कि वी सी थिंग्स व्हिच रियली डज नॉट एग्जिस्ट। होता है ना, होता है। फॉर एग्जांपल, अब यू आर स्टैंडिंग, वो एक म्यूजियम में ऐसा 10-15 मिरर लगाए होते हैं, उसमें आप बीच में खड़े रह गए तो आपके 15-20 इमेज बन जाएंगे। बनते हैं क्या, राइट? फिर क्या आप एक हो क्या 15 से 20 हो, राइट? तो वो जो दिखता है वो क्या है, फिर वो वर्चुअल है। तो इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना, एक मिरर में इमेज बनाया,
उस उल्टे साइड पे क्यों बनाया, अभी तो बताया मैंने। सिंगल मिरर इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज एज अ ऑब्जेक्ट रहेगा किसके लिए, सेकंड मिरर के लिए। तो पहले मिरर ने इमेज बना दिया, वर्चुअल इमेज बनाया, इसलिए ये सेकंड मिरर के लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। करेक्ट, बराबर। तो एक ही ऑब्जेक्ट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ज्यादा इमेज बनेंगे। एक एक मिरर ने बनाया, फिर हो सकता है दूसरे मिरर ने दो बना दिए, एक ऑब्जेक्ट का और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का दो दो बना दिए, होता है, दो दो बन सकते हैं, यू कैन हैव टू। फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों इमेजेस को मिरर नंबर वन क्या ट्रीट करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो वापस इमेज बन जाएंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस बन सकते हैं यहाँ पे, रिमेंबर। एक सिंगल ऑब्जेक्ट के यू में हैव नंबर ऑफ इमेजेस बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक ऑब्जेक्ट का पहले मिरर ने इमेज बना दिया, उस इमेज का इमेज दूसरे मिरर ने वापस बना दिया, राइट। तो अब टोटल कितने इमेज बनेंगे वो डिपेंड करता है एंगल पे और पोजीशन पे, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बने कितने हैं वो फाइंड करने के लिए हमने एक पैरामीटर डिफाइन करना, लेट अस से स्मॉल एन, क्योंकि कैपिटल एन कौन है, व्हाट इज कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। तो मैं एक पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं स्मॉल एन। स्मॉल एन है 360 बाई थीटा, करेक्ट। हमने हमने ये डिफाइन कर दिया, स्मॉल एन इज 360 बाई थीटा। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस विल डिपेंड ऑन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कैपिटल एन depends on the value of small n as depends on the value of small n as, इसमें तीन केसेस है। केस नंबर वन, अगर ये स्मॉल एन इवन इंटीजर आया, अच्छे समझ लो, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये पिक्चर क्लियर है क्या, एक सिंगल मिरर का एक सिंगल इमेज, सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल मिरर, सिंगल इमेज, यहाँ तो कुछ टेंशन ही नहीं है। इमेज का नेचर क्या है, लिखा है, क्या नेचर है, वर्चुअल, लैटरली इन्वर्टेड, सेम साइज एट सेम डिस्टेंस। बट जब आपने एक ऑब्जेक्ट को दो मिरर के बीच में रख दिया, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, अब एक से ज्यादा इमेज बन रहा है। एग्जैक्टली कितना बन रहा है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे, एक एंगल बिटवीन द टू मिरर्स एंड नंबर टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब एग्जैक्टली क्या, मैं बताता हूँ बाद में, पहले बेसिक्स। तो नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए हमने एक नया पैरामीटर डिफाइन कर दिया, इसको हम बोल रहे हैं स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन इज 360 बाय थीटा। अब डिपेंड करेगा कि एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं थीटा की वैल्यू 60 डिग्री लिखता हूँ, 60 डिग्री मतलब दोनों मिरर में एंगल कितना है, 60। व्हाट इज 360 बाय 60, 6। ये क्या है, इवन इंटीजर। अगर इवन इंटीजर आया तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज n माइनस 1। n की वैल्यू क्या थी, 6, इवन है क्या, यस। तो नंबर ऑफ इमेजेस इज 6 माइनस 1 मतलब कितने, 5, राइट। तो इफ n is integer then number of images formed will be capital N equal to small n minus 1। हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल। सिर्फ इतना याद रखो, अगर एंगल 60 है तो 360 बाई 60 इज 6, 6 इज इवन, तो 6 माइनस 1 मतलब 5 इन द फॉर्म। अगर एंगल 120 है, 360 बाई 120 इज 3, ये ऑड है, तो ऑड का रूल अलग है। अगर एंगल 30 है, व्हाट इज 360 बाई 30, 12, 12 क्या है, इवन है, तो कितने इमेज बनेंगे, 11, 12 माइनस 1। लेकिन जैसे मैंने बताया, इफ n इज ऑड
अब अगर n ऑड है तो इसमें दो रूल्स है फिर। इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड देन इसमें दो रूल है। अब इसमें दो रूल कौन से? पहला पहला रूल ये कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन देखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है, एंगल बाइसेक्टर मतलब which divides angle into two equal parts, तो अगर स्मॉल n 360 बाई थीटा ये अगर ऑड आता है तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करोगे? क्या चेक करोगे? इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द एंगल बाइसेक्टर। ऑब्जेक्ट ऑन द एंगल बाइसेक्टर होना, इसका मतलब ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिक प्लेसिंग का मतलब ये होता है कि ये पहले मिरर से और ये दूसरे मिरर से सेम डिस्टेंस पे है, राइट? तो इफ n इज ऑड देन यू हैव टू चेक करना पड़ेगा। देन इसमें दो केसेस। नंबर वन, इफ द ऑब्जेक्ट इज if the object is placed symmetrically, मैंने नोट्स में लिखा नहीं है ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। if the object is placed symmetrically, मैंने ऐसा नहीं लिखा, मैंने बोला है if the object is placed on the angle bisector, is placed symmetrically, that is it is placed on the angle bisector, on the angle bisector, then number of images, then number of images is again n minus 1। तो इस केस में कैपिटल N वापस आएगा n minus 1। फॉर एग्जाम्पल एंगल है 120, तो 360 बाई 120 इज 3 बराबर 3। लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ है? एंगल बाइसेक्टर पे, तो इमेज कितने बनेंगे? 3 minus 1 मतलब कितना? 2। यहाँ तक क्लियर? दूसरा केस, इसमें दूसरा केस है if the object is placed asymmetrically, if the object is placed asymmetrically, asymmetric मतलब that is of the angle bisector, of मतलब एंगल बाइसेक्टर से बाहर, of the angle bisector। तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है। अगर वो एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक नहीं होने का मतलब एक मिरर से उसका डिस्टेंस ज्यादा है, एक मिरर से उसका डिस्टेंस कम है। तो अगर ऐसा केस रहा तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड then number of images n is directly equal to small n। करेक्ट? क्लियर? तो रूल याद रहेगा, अगर स्मॉल n इवन आया तो n minus 1, अगर स्मॉल n ऑड आया और ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है n minus 1। फॉर एग्जाम्पल थीटा 120, 360 बाई थीटा मतलब स्मॉल n इज 3। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो 3 minus 1 मतलब कितना? 2। अगर ये ऑब्जेक्ट ऑफ द एंगल बाइसेक्टर है तो 3, तो डायरेक्टली इक्वल टू स्मॉल n। क्लियर यहाँ तक? पक्का? गुड। देन एक लास्ट केस मैंने बताया, इसमें टोटल 3 केसेस है। केस नंबर 1, केस नंबर ए था n इज इवन, केस नंबर बी था n इज ऑड। केस नंबर बी में दो केसेस और थे जिसको मैंने नोट्स में बी एंड सी लिखा है। एक्चुअली नोट्स में मैंने इफ n इज ऑड एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकल, इसको बी पॉइंट बोला है। इफ n इज ऑड एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड असिमेट्रिकल, इसको सी पॉइंट बोला है। करेक्ट? ठीक है, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन एक लास्ट, इफ यू हैव नोटिस्ड, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हम स्मॉल n की वैल्यू को हमेशा इंटीजर ही बोल रहे हैं, इवन इंटीजर और इंटीजर। करेक्ट? पर ऐसा भी तो हो सकता है स्मॉल n की वैल्यू इंटीजर है ही नहीं, इट इज 3.2।
3.2। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर फॉर्म, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो छोड़ दो। तो 3.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कौन है, 0.2, वो छोड़ दो, क्या बचा 3। तो 3 मतलब जो भी नंबर आएगा उसका सिर्फ इंटीग्रल पार्ट लेना है। तो इफ n इज नॉट एन इंटीजर then consider only the integral part. Done. Correct. So if n is a real number, मतलब is not an integer, then number of images formed n is equal to integral part of n. For example 3.8 तो कितने 3, ये राउंडिंग ऑफ जैसा नहीं है। 3.5 के ऊपर गया तो 4 ले लो, वैसा नहीं है। 3.99 फिर भी 3, 4.01 4, 4.2 4.3 4.44 4.89 5.01। इंटीग्रल पार्ट ही लेना है, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देना है। तो इसको भी रिमेंबर, ऑप्टिक्स में एक चीज करते रहो, हमेशा करते रहो तो ज्यादा इजी जाएगा। मेक 3 डायग्राम, थोड़ा सा आप खुद का ब्रेन मैपिंग करोगे तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड n, इट विल डिपेंड ऑन स्मॉल n, बराबर। अब कैसे डिपेंड करेगा, इसका ट्री है। नंबर वन स्मॉल n की वैल्यू अगर ऑड हुई, ऑड या इवन ठीक है, अगर n की वैल्यू इवन हुई तो डायरेक्टली नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज n-1। बट रिमेंबर इफ इट इज ऑड, तो इसमें फिर दो केसेस, इफ इट इज ऑड तो इसमें दो केसेस आएंगे वापस से। if n is odd, so if n is odd you have two cases again, symmetric and asymmetric। अगर symmetrically object placed हुआ मतलब on the angle bisector, right। अब मैं इसको लिखते वक्त लिखूंगा on angle bisector, right, OAB सिर्फ नोटेशन है, करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा n इक्वल टू n-1। अगर असिमेट्रिक हुआ मतलब ऑफ एंगल बाइसेक्टर, राइट, ओ एफ ए बी, मैं इसको लिखने वाला हूँ ओ एफ ए बी, ये सिर्फ पार्ट ऑफ नोटेशन है, ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल M, तो कैपिटल M इक्वल टू स्मॉल m। यहाँ तक क्लियर, गुड। एंड इफ n इज नॉट इंटीजर, ठीक, तो अगर n इंटीजर ही नहीं है, if n is not an integer, तो इस केस में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इमेजेस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ n। यहाँ तक क्लियर, गुड। So now we will take example of a table, अलग अलग एंगल लेंगे and we will check how many images are formed। और यही क्वेश्चन के फॉर्म में भी आता है एग्जाम में, you will see, हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उसमें आएगा। तो you will have to basically know all this। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है एंगल कितना, हमको इन टोटल वी विल नीड 4 कॉलम्स। एक है एंगल थीटा कितना, एक है स्मॉल n की वैल्यू कितनी, एक है पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, तो हाउ मच इज द एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल n, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड लास्टली व्हाट आर द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, राइट। तो सबसे पहले let us take angle small n which is 360 by
theta, then position of the object, and lastly number of images. पहला केस जो मैंने नोट्स में भी दिया है वही ले लेते हैं 120. व्हाट इज n? 3. तो n इक्वल टू 3. और आया तो ही हमको देखना है सिमेट्रिक है कि असिमेट्रिक है. अगर सिमेट्रिक है इसको मैं बोलता हूं ऑन एंगल बाइसेक्टर. अगर सिमेट्रिक है तो n -1. 3 - 1 मतलब कितना? वापिस से 123. और अगर असिमेट्रिक है तो कितना? 3. सिंपल. देन 110 360 अपॉन 110 ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा. 3 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा 3.28. तो ये 3.28. अब यहाँ पे तो इररिलेवेंट है. ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो वो सिमेट्रिकली प्लेस हो या असिमेट्रिकली प्लेस हो तो हम इसको बोलते हैं एनीवेयर. तो क्योंकि यहाँ पे पोजीशन रेलेवेंट ही नहीं है वो कहीं पे भी हो तो क्या फर्क पड़ता है. आंसर क्या आएगा? करेक्ट. इसके बाद एक एंगल है 90 डिग्री. 90 डिग्री. व्हाट इज 360 by 90? 4. 4 is even. इवन के केस में हमको चेक करना ही नहीं होता. मतलब डजंट मैटर कहाँ पे. 4 - 1 3. वेरी गुड. गुड. तो याद रखो जब n की वैल्यू इवन आई या फिर जब n की वैल्यू नॉन इंटीजर आई तो आपको चेक करना ही नहीं है. गुड. देन उसके बाद 72 80. ठीक है 80 360 by 80 4.5. डू वी केयर? नो वी डोंट केयर. जहां भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. एनीवेयर कितना आएगा? 4 आएगा. ओके गुड. तो क्लियर हो रहा है सब. देन अगला एंगल कितना दिया है? 72. 72 ना. 72. व्हाट इज 360 by 72? 5 ऑड है क्या? यस. तो और मैटर करेगा. सपोज ऑड है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है. 5 - 1 4. 72 n की वैल्यू 5 लेकिन असिमेट्रिक है 5. अगला एंगल क्या है? 60. 360 by 60 इवन. डू वी केयर? नो. तो जहां होगा वहां क्या फर्क पड़ता है? एनीवेयर. कितना बनेगा? 5. राइट. देन 50. ठीक है 50. 360 by 50 36 by 7.2. वैसे मैं वही बता रहा था 360 by 50 36 by 5. डिनोमिनेटर में जब भी 5 आए तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना. रिमेंबर दिस ट्रिक. 360 by 50 36 by 5. अब इसको सॉल्व मत करते हो. 1 जा कितने जा नहीं. मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2. 36 into 2 कितना होता है? 72. 5 into 2 कितना होता है? 10. तो कितना आ गया? 7.2. कहीं पे भी हो. हाउ मेनी? 7. राइट. उसके बाद बस हो गया. लेंगे ना 45 डिग्री. प्रैक्टिस ही तो करना है. 45 डिग्री ले लो. अभी है स्पेस तो फिल इट अप. 45 डिग्री. व्हाट इज 360 by 45? 8. पक्का 8. 8 is even. तो anywhere you have 7 images. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो इस पे कोई भी क्वेश्चन आया तो सॉल्व करते आएगा. पक्का. गुड. देन अब नाउ दिस इज ऑल अबाउट प्लेन मिरर. तो आपको प्लेन मिरर के केस में इतना ही देखना है. तो प्लेन मिरर के केस में रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं. मैंने इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया कि ऑप्टिक्स में ओवरऑल 2 ऑप्टिक्स है, रे एंड वेव. वेव ऑप्टिक्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रे ऑप्टिक्स की. रे ऑप्टिक्स में 3 फेनोमेना है. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म थ्योरी. रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर. रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर में दो ही टॉपिक है. एक सिंगल प्लेन मिरर, सिंगल ऑब्जेक्ट. राइट.
नेचर ऑफ इमेज अभी देखा, वर्चुअल, लैटरली इन्वर्टेड, सेम साइज एट द सेम डिस्टेंस, खत्म। प्लेन का एक पॉइंट वहां खत्म। दूसरा पॉइंट, जब दो प्लेन मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट हो तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितने बनते हैं वो अभी डिटेल में स्टडी किया। फिर अभी रिफ्लेक्शन का दूसरा पार्ट क्या है, स्फेरिकल मिरर। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, उसमें रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। लेकिन बिफोर यू स्टार्ट विथ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, मैं टॉपिक का टाइटल तो दे देता हूँ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। लेकिन स्फेरिकल मिरर, इसका डिटेल स्टडी करने से पहले हमको पता होना चाहिए सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज पोल, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज फोकस, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारे के सारे चीजें आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज रियल इमेज, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज वर्चुअल इमेज। ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तब जाके आप, क्योंकि उसमें भी बहुत डिटेल है, उसमें भी, उस केस में भी स्फेरिकल मिरर में, कॉनकेव मिरर के केस में 6 केसेस और बनते हैं। ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड होगा नहीं होगा, रियल होगा वर्चुअल होगा, पॉइंट में ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज पॉइंट में बन गया, राइट। या फिर, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो से ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है, इसको बोलते हैं डिमिनिश। क्या बोलते हैं, डिमिनिश। फिर एक केस आएगा जिसमें इमेज बन रहा है सेम साइज का, इमेज का साइज क्या होगा, सेम साइज। ओके, रिमेंबर दिस। देन थोड़ा सा कनेक्ट करते जाओ। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिमेंबरिंग द आइडिया। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे तो रे ऑप्टिक्स इज सो इंटरेस्टिंग एंड सिंपल, अगर नहीं है तो उतना ही डिफिकल्ट जाएगा। तो रिमेंबर दिस, द आइडिया हियर इज, स्फेरिकल मिरर में बहुत सारे केसेस है। एक है, इमेज इज इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज एक पॉइंट में है। फिर ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज पॉइंट नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है। फिर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज जितना है। फिर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। फिर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में बहुत बड़ा है, उसको बोलते हैं हाईली मैग्नीफाइड, राइट। ये सारे केसेस है रियल इमेज फॉर्मेशन के। 5 केसेस है रियल इमेज फॉर्मेशन। किसका रियल इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर में। और 6th केस है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन। और 2 केस है कॉन्वेक्स मिरर के। तो टोटल कितने केस है, 8। 8 में से 6 कॉनकेव, उस 6 में से 5 रियल इमेज, 1 वर्चुअल इमेज। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल इमेज कभी बनता ही नहीं है, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म दैट इज वर्चुअल। तो ये सारा का सारा समझने के लिए हमको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे कि टू स्टार्ट ऑफ विथ, व्हाट इज पोल, इट इज द मिड पॉइंट और ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द मिरर। मैंने अभी बताया था इसको स्पेरिकल मिरर क्यों बोला, क्योंकि अल्टीमेटली ये मिरर बनाया कैसे। हमारे पास था एक स्फीयर, वी हैड अ स्फीयर, हमने स्फीयर के एक छोटे से पार्ट को कट कर लिया और वो छोटा सा पार्ट बन गया स्फेरिकल मिरर, बराबर। अब अगर मैं पूरे स्फीयर की बात करूं तो इसका सेंटर कुछ और है और जो बचा हुआ पार्ट है उसका ज्योमेट्रिक सेंटर कुछ और है। तो ये जो ज्योमेट्रिक सेंटर है बचे हुए पार्ट का, मतलब मिरर का, इसको हम बोलते हैं पोल। और पूरे स्फीयर का जो सेंटर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल, द मिड पॉइंट, और ये डेफिनेशन में एग्जाम में मैं पूछने वाला हूँ, पता होना चाहिए, राइट। द मिड पॉइंट और ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ 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 अ मिरर, कौन सा मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। देन अगला बेसिक डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
मैंने अभी भी बताया, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर, किसका सेंटर? ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फीयर में से मिरर को आपने काट के निकाला, कट करके अलग से निकाला, वो मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था, उस स्फीयर का जो सेंटर था, उसको क्या बोलोगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। द सेंटर ऑफ द स्फीयर of which spherical mirror is a part is known as center of curvature. गुड, यहाँ तक क्लियर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट करते हैं, पोल को हम पी से डिनोट करते हैं। तो नोटेशन के लिए हम बाद में आएंगे ही। तो पोल विल बी डिनोटेड बाय पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी डिनोटेड बाय सी। फिर आगे होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है क्या? अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करने के लिए 2-3 अलग अलग तरीके हैं। जैसे आप बोल सकते हो द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। या फिर आप बोल सकते हो द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों ही डेफिनेशंस आर इक्वली वैलिड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही ठीक है। तो व्हाट यू कैन से इज, मैं बेसिक सिंपल डेफिनेशन लिखूंगा, the distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature. इसके बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस डिफाइन किया होगा या फिर फोकस डिफाइन किया होगा। प्रिंसिपल एक्सिस, a straight line passing through pole and center of curvature is called as principal axis। तो इसके बाद था प्रिंसिपल एक्सिस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, प्रिंसिपल एक्सिस को हम डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में पी ए। A straight line passing through तो a straight line कहां से पास हुआ? passing through pole and center of curvature is known as principal axis और ये प्रिंसिपल का PAL होना चाहिए, PLE मत लिखना, बिकॉज दैट PLE मीन्स प्रिंसिपल विच इज इफिक्स ऑफ लाइट, करेक्ट। अब बाकी जो डेफिनेशन बच गए वो हम करेंगे टू बी कंटिन्यूड।